क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। पहला दिया है ऑल फिशेस आर मैमल्स, बी है सम फिशेस आर मैमल्स, सी है नो फिशेस आर मैमल्स, और डी है सम फिशेस आर नॉट मैमल्स। एक दूसरे के विरोधी कौन है, ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन से करेक्ट होंगे? ए सर में क्या अपोजिट बोला है? बताना है। हाँ, ऑपोजिट है। तो कॉन्ट्ररी ऑल मतलब फिशेज आर ऑपोजिट। मेमल्स, नो फिशेज आर मेमल्स। तो क्या आ जाएगा? ए एंड सी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ देख रहे हैं आप, खाली क्वेश्चन को समझ के कितनी जल्दी आंसर हो जाती है। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट पेपर बहुत आसान है। जी सर। According to Nyaya, classical Indian school of logic, which of the following argument involves the fallacy of, या fallacy मतलब जो सही नहीं है। तो ये fallacies का आप याद रखेंगे, ये सारे आपका सिलेबस में जब दी हुई है, आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें बताया गया, पूछा गया कि कौन सा नीचे, इसमें नीचे जो है आपका नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म फैलासी है। बताओ। पहला ऑप्शन क्या है? द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर। पहाड़ में धुआं है क्योंकि कहीं पे आग जल रहा है। दूसरा क्या है? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिएबल। शब्द इसलिए इटर्नल है क्योंकि वो ऑडिएबल है। सी है ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। और डी है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें अनुपस्मारी मतलब नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म कौन सी है? सर इसमें कौन सा वाला होगा? अगर आप न्याय फिलोसफी देखोगे, न्याय दर्शन देखोगे, तो ये क्या बताते हैं, क्या बोला है इसमें? अकॉर्डिंग टू न्याय, विच इज द फॉलोइंग आर्गुमेंट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म। तो ये जो आपका जो बताया गया है, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ये आपका क्या फैलासी है? क्यों? कि क्या बोला है इसमें? अगर देखोगे तो इसमें मिडिल टर्म में नोएबल, नोएबल जो वर्ड है ये क्या है आपका? यही आपका की वर्ड है। ये अप्लाई कर ये क्या बता रहा है? ये सम इंस्टेंसेस ऐसे भी होंगे आउटसाइड द सब्जेक्ट होंगे, उस केस में क्या हो जाएगा कि सम थिंग्स दैट आर नोएबल बट आर इटर्नल, ये भी इसका मीनिंग निकलेगा। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको जो आपका न्याय का जो आपका जो पार्ट है, इंडियन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, इसको आप अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट इन विच द पॉपुलेशन कॉलम रिप्रेजेंट द सिटीज पॉपुलेशन इन मिलियंस ऑफ पीपल। सिटी क्या दिया है आपका? ए में क्या दिया है? सिटी है पटियाला, सोनीपत, नोएडा। ये इसमें सिटीज क्या क्या है? पटियाला, सोनीपत, नोएडा, इंदौर, मंडी, सागर, पानीपत और ग्वालियर। इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट बी में दिया हुआ है कि क्या है आपका? पटियाला का संबंध पंजाब से है, सोनीपत का संबंध हरियाणा से है, नोएडा का संबंध यूपी से है, इंदौर का संबंध एमपी से है, मंडी का संबंध एचपी से है, और सागर का संबंध एमपी से है, और पानीपत का संबंध हरियाणा से है, ग्वालियर का संबंध एमपी से है। पॉपुलेशन का पूरा दिया हुआ है। इसके बाद डी ई एफ में हरियाणा, एमपी और यूपी दिया हुआ है। ये आपका सारे एक्सेल का शीट है। यहाँ नीचे दिया गया कुछ फॉर्मूला दिया गया है, डेटा आपके सामने है, इसके बाद नीचे फॉर्मूला है। सपोज ये फॉर्मूला, इफ
$B2 is equal to D $S1 SA2 comma 0 is entered into cell D2. तो D2 में अगर एंटर करते हो, then the cell D2 is copied and pasted to D2 is to F9. D2 के से is to F9 को क्या करेगा, तुम्हारा आपका कॉपी करेगा. How many cells in the range D2 is to F9 contains 0? कितने सेल ऐसे होंगे जो D2 is to F9 में क्या करेगा, 0 को शो करेगा. तो आप देखो इसमें क्या फॉर्मूला क्या बता रहा है, $B2 is equal to $S1 $A2 comma 0. इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर आप देखते हो तो ये स्टेट करता है कि कॉलम बी मैच करता है इसके, कॉलम बी में क्या है आपका स्टेट है रो 1 से, रो 1 क्या है आपका, रो 1 के साथ भी मैच करता है कॉलम बी के साथ. अगर मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, 0 बताएगा. यही आपका कंसेप्ट है. अगर मैच करेगा तो उसका नाम दे देगा, सिटी का नाम दे देगा कौन सी सिटी है, और अगर मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो 0 को वापस कर देगा. अगर आप कॉपी करते हो जैसे बोला गया इसमें क्या किस रेंज में, D2 is to F2, तो ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा सबसे पहले कि उस सिटी के साथ करस्पॉन्डिंग स्टेट का संबंध है कि नहीं है. तो यहाँ पे क्या है देखो, D1 E1 F1. तो D1 क्या है आपका, हरियाणा MP और यूपी. पहले के साथ D मतलब क्या हुआ, D के नीचे क्या है, हरियाणा है, E के नीचे क्या है, MP है, F के नीचे क्या है, यूपी है. ये आपका पूरा क्या है आपका, इनके साथ ही पहले कंपेयर करेगा, D1 E1 F1 क्या क्या करेगा, हरियाणा MP और यूपी. तो केवल वही सिटीज जो कि हरियाणा MP और यूपी में जो आपको मिलेगा वो तो दे देगा, और जो नहीं मिलेगा उसमें क्या करेगा वो 0 वापस कर देगा. ये पूरा कंसेप्ट है. इसका मतलब क्या है कि सोनीपत और पंजाब जो है ये हरियाणा के 2 सिटीज होंगे, क्योंकि देखो हरियाणा में क्या क्या सिटी है, काउंट कीजिए. हरियाणा कहाँ पर, सोनीपत और ये एक सोनीपत हो गया और पानीपत. और पानीपत हो गया. तो जो हम्म. हरियाणा होंगे इसमें कितने सिटी देंगे, 2 सिटी आएंगे. हम्म. 2 प्लस इंडोर, MP में क्या क्या आएगा, इंदौर, सागर और MP ग्वालियर, में इंदौर, सागर और ग्वालियर. ये 3 आएंगे. तो हम्म. 2 प्लस 3 हो गया. हम्म. और क्या बोला, नोएडा, नोएडा में क्या आएगा, मतलब यूपी में यूपी क्या में आ आएगा, जाएगा नोएडा. खाली एक ही आएगा. हम्म. तो +1 एक सिटी है. तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 6 हो जाएंगे. तो टोटल 6 जो सेल होंगे उसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें वैल्यू मिलेगा. हम्म. और इसके बाद बाकी जितने होंगे उस सब में क्या हो जाएगा आपका, बाकी आपका 18 ऐसे सिटी मिलेंगे, 18 सेल ऐसे मिलेंगे जिसमें क्या होगा आपका D2 F2 क्या करेगा, 0 दिखा देगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 8. सर 18 कैसे हुआ? मिला के काउंट करके देख लो कितने सेल है, कितने आपका वैसे आपका इसमें है, पाटियाला सोनी नो. सब मिला के. और कहाँ कहाँ पे, हरियाणा पे, यूपी, सारा काउंट करके देख लो. 24 होगा, 24 में से 6 तो ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी 18 बचेगा, 18 में से आपका माइनस कर देगा, मतलब हाँ 24 -6 करके 18 आ जाएगा. 18 बचेगा. हाँ ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, देखा आपने, देखने से लग रहा था ना थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन जब हाँ आपने इजी था. समझा इसको तो बड़ी, कोई कठिन था, कठिन तो नहीं था, आसान है ना. इजी था सर.
डिस्कस करने के बाद आसान हो जाता है ना। हाँ ओके 32 क्वेश्चन नंबर, which of the following statements about email security best describe email encryption? क्या है? दिस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट कैन स्प्रेड बाय ईमेल, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दिस disguises the content of email messages in order to protect sensitive information. C है this consists of sending numerous duplicate emails to the same email address. और D है the email header is changed so that the message appeared to have come from someone else. तो क्या आ जाएगा इसमें? email encryption is a method of disguising email content to protect it from being read by entities other than the intended recipients. तो एनक्रिप्शन वर्ड क्या होती है आपका? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ईमेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिक फाइल। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? म्यूजिक clip stored in MP3 format would take up more memory than the same clip stored in the WAV format. Statement 2 क्या बोल रहा है? Music files stored in MP3 format are of better quality than the file stored in the WAV format. तो आप बताओ। इसके बाद स्टेटमेंट दी गई है आपका यहाँ पे, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, ये है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 ट्रू 2 फॉल्स, और डी है स्टेटमेंट 1 फॉल्स और सेकंड ट्रू। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि म्यूजिक क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक मोर मेमोरी देन द सेम क्लिप स्टोर्ड इन WAV फॉर्मेट। तो ये तो ठीक लग रहा है। MP3 में कितना स्पेस लेता है जब आप सेव करते हो? तो कंप्रेस हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। अगर ऐसा होता तो आप अपने अपने मोबाइल फोन में इतने सारे गाना रख पाते आप? नहीं। तो MP3 होता है, ऐसा फाइल होता है जो कंप्रेस्ड होता है, स्मॉलर होता है देन WAV फाइल से। और MP3 फॉर्मेट आपका जो है यूजुअली क्या होती है आपका, तो लूजली आपका कंप्रेशन होता है। इसका मतलब जो आपका ऑडियो डेटा होती है उसको आप देखते भी हो कि आप ऐसा ऑनलाइन पे हम छोटा भी कर सकते हैं, नहीं होता फाइल कंप्रेस करने के लिए? हाँ तो फाइल को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब ये इसको ऑडियो डेटा को हम रिमूव करके इसको रिड्यूस करके फाइल छोटा भी कर सकते हैं। हाँ और WAV फाइल जो होती है इसको हम कंप्रेस नहीं करते हैं नॉर्मली, और ये ज़्यादा डेटा लेता है, और इसका क्या होता है फाइल आपका बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन इसमें उल्टा बोला है, इसमें बोला है कि म्यूजिक क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक मोर मेमोरी। तो ये तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट बी क्या बोला है? म्यूजिक फाइल स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट आर बेटर क्वालिटी देन फाइल स्टोर्ड इन WAV फॉर्मेट। WAV तो WAV फॉर्मेट जो फाइल जो होती है टिपिकली क्या होती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी होती है, सुपीरियर होती है MP3 से, क्योंकि MP3 फाइल को आप कंप्रेस करते हो तो क्या होती है, इसका जो साउंड क्वालिटी आपका थोड़ा सा आपका कंप्रोमाइज हो जाती है। कुछ ऑडियो डाटा जो होती है वो आपका खो जाता है, मतलब आपका लॉस हो जाता है।
उस कंप्रेसिंग प्रोसेस पे। इसलिए जब भी आप कंप्रेस करते हो उसमें लिख के आता है कि क्वालिटी माइट मतलब रिड्यूस है, मतलब क्वालिटी जो होती है उसका उतना अच्छी नहीं हो पाती जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो। कुछ आपका जो है क्वालिटी जो होती है, कुछ डेटा जो होती है उसको वो खो देते हो, लूज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? और डब्ल्यूएवी फाइल में क्या होती है, आपका कंप्रेस नहीं होता, तो क्या होता है इसमें डेटा का लूज होने का चांस नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा कि जब उसका डेटा कोई डेटा आपका आपका कंप्रेस नहीं होंगे, कुछ डेटा उसका जब आपका लूज नहीं होगा, जब खोएगा नहीं कोई डेटा, तो डब्ल्यूएवी फाइल क्या होगा, अनकम्प्रेस्ड रहेगा, तो ओरिजिनल ऑडियो जैसा था वैसा ही मिलेगा। यानी क्या हुआ, क्वालिटी इसका बेटर हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें क्या बोला है, म्यूजिक फाइल स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट आर ऑफ बेटर क्वालिटी देन फाइल स्टोर्ड इन डब्ल्यूएवी फॉर्मेट। ये भी नाम हो गया। समझ आया क्यों हुआ? क्योंकि पहले MP3 का कंप्रेस कर पाते हो और डब्ल्यूएवी का कंप्रेस नहीं कर पाते हो, तो उसका डेटा लॉस नहीं, डेटा में कोई आपका कोई डेटा लॉस नहीं होता। जब डेटा लॉस नहीं होता तो क्या होता है, उसका क्वालिटी अच्छी रहती है। तो कौन सा करेक्ट होंगे? बोथ आर फॉल्स। समझ में आ गया। समझ आया? आके पहले ऐसा लग एग्जाम रहा था करेक्ट है, लेकिन नहीं था करेक्ट। एग्जाम में ऐसे समझ के करने पड़ेंगे। नकला भी ऐसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्यूरेट? ये क्या बोला है, वेब 2.0 क्वेश्चन 34 कर रहे हैं। वेब 2.0 is a simple static website without any interaction with its user. बी क्या बोला है, वेब 2.0 bring peoples closer together with information using machines. सी क्या बोला है, वेब 3.0 brings machines closer together using information. अब इसके बाद आपको नीचे कोड दिया गया है, A, B, C और D, ये 4 कोड है। यहाँ से कोड है। आप अब बताइए कौन से आपको करेक्ट लग रहा है। बहुत आसान है। जो वेब 2.0 ये एक्चुअली एम्फसाइज करता है कि आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजेबिलिटी को, और इनके जो वैल्यूएबल जो आपका जो आप कह सकते हो कि इंटर आपका जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो इंटरेक्शन करेंगे जो यूजर, वो कोलाबोरेशन एक दूसरे के साथ कोलाबोरेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के जो संवाद होते हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, एज अ क्रिएटर यूजर को जनरेट करने का मौका मिलता है। तो पहला क्या बोल रहा है, वेब 2.0 इज अ सिंपल स्टैटिक वेबसाइट विदाउट एनी इंटरेक्शन विथ इट्स यूजर। तो ये सही गलत है? सही है। मैंने क्या बोला आपको, वेब 2.0 क्या होता है, वेब 2.0 यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए, उसे कोलैबोरेट करने के लिए, सोशल मीडिया में डायलॉग को क्रिएट करने के लिए, कंटेंट जनरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, वेब 2.0। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, वेब 2.0 इज ए सिंपल स्टैटिक वेबसाइट विदाउट एनी इंटरैक्शन। इंटरैक्शन वर्ड आपका कीवर्ड है, जबकि सोशल मीडिया में क्या होती है, इंटरैक्शन नहीं होती है। नहीं होती। अरे होती है कि नहीं होती है? सर नहीं होती ना। सोशल मीडिया में आप इंटरेक्शन नहीं करते हो एक दूसरे के हाँ साथ। हाँ, सोशल मीडिया में रहता है, सोशल मीडिया में रहता है। वेब 2.0 यही करता है कि यूजर को इंटरैक्ट करने का मौका देता है, कोलैबोरेशन करने का मौका देता है एक दूसरे के साथ, डायलॉग करने का मौका देता है। आप फेसबुक पर चैट नहीं करते एक दूसरे के साथ, या ऑडियो जी सर। ऑडियो कॉल नहीं करते हो, वीडियो कॉल भी जी आजकल हो सर। जाती है। तो सर ये इसका गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है वेब 2.0 इज अ सिंपल स्टैटिक वेबसाइट विदाउट एनी इंटरेक्शन, विदाउट बोल रहा है। हाँ, तो ये गलत हो गया। तो जहां ये जहां गलत पर हो ये गया। होगा वो गलत हो जाएगा। ये तो खैर ऑप्शन ए गलत हो गया। हाँ। आगे क्या बोला है, बी में क्या बोला है,
Web 2.0 bring people closer together with information using machines. ये सही है. Bring बी people आपका closer स्टेटमेंट बी together with आपका सही है, information क्योंकि using machine. हाँ, क्योंकि वेब 2.0 जो होती है वास्तव में क्या करता है, इंसान को तो क्लास साथ साथ लाता है या क्लोज लाता है एक दूसरे के साथ है, और वो इंफॉर्मेशन को आपका मतलब एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को आपको एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हुए साथ साथ लाते हैं। तो जब ये साथ लाते हैं तो क्या हुआ, ये आपका करेक्ट हुआ। करेक्ट हो गया. तो बी बी जहाँ तो जहाँ वो सही है, करेक्ट हो गया. तो अगर बी सही है तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। डी ओनली बोला है, ये तो गलत हो जाएगा, फिर ये कट गया। डी है ही नहीं ना इसमें. हाँ, डी तो है ही नहीं, वो भी ऐसे ही कट गया। तो अब आपके पास रहा बी और सी, क्योंकि सी में क्या है, उसमें भी बी वाला पार्ट है। तब देखो थर्ड में क्या बोला है, वेब 3.0 ब्रिंग्स मशीन्स क्लोजर टुगेदर यूजिंग इंफॉर्मेशन। Web 3.0 bring machine closer together information. एक्चुअली आपका जो वेब 3.0 आपका यूनिट 8 से है सारा चीजें। वेब 3.0 जो होती है वो हम इसको सेमांटिक वेब के तरह से भी हम बताते हैं, रेफर करते हैं। ये क्या करता क्या है, ये मशीन अंडरस्टैंडिंग जो ह्यूमन लैंग्वेज के साथ, मतलब हम जब आप जो किसी को चैट करते हो या कुछ बात बताते हो, ह्यूमन लैंग्वेज है, उसके साथ मशीन के साथ जो इंटरेक्शन है, ये दोनों ही आपका फैसिलिटेट करता है, मतलब मशीन टू मशीन इंटरेक्शन भी करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, सी भी करेक्ट होगा। तो बी और सी जब बी और दोनों सी. करेक्ट है, क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आया। आ गया सर. आपने ये भी नोटिस किया है कि अगर आपको ये पार्ट नया लगा, आप में से जिनको जिनको भी नया लगता है, उनको क्या करना चाहिए, यूनिट 8 के इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जहां बताए गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद इसका अलग अलग से कुछ क्वेश्चंस आ जाए। अगर आपको आपके लिए नया होगा तो आप इसको अच्छे से स्टडी करना। इसके बाद आपका 35 में मैच द कॉलम में बताया गया है, लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को कोशिश करो पढ़ के समझने के पहले मीनिंग को। लिस्ट 1 में क्या बोला है, इंजेक्ट प्रिंटर, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन और लेजर प्रिंटर। लिस्ट 2 में क्या बताया गया है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। सेकंड क्या बोला है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस एन array of light emitting diode as a pixel. थर्ड क्या बोला है, droplets of ink are propelled onto paper, ये थर्ड का। और फोर्थ क्या बोला है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड powdered ink is transferred onto paper। इनमें से जो आपको आता है उनको पहले मैच कराओ, जो चीज आपको आता है। देखो पहले क्या बोला है, इंजेक्ट प्रिंटर। अगर आपको इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में पता है, नीचे आपको ऑप्शन दिया है ABCD। अगर आपको इसमें आप देखो कौन सा पता है, इंजेक्ट प्रिंटर, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन और लेजर प्रिंटर। तो अगर एलसीडी स्क्रीन के बारे में देखोगे तो क्या होती है, फ्लैट होती है, ये एलसीडी स्क्रीन फ्लैट पैनल होती है, डिस्प्ले डैट क्या होती है, यूज लाइट मॉड्यूलिंग प्रॉपर्टीज क्रिस्टल डायोड, क्योंकि LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड पूरा नाम होता है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, इसमें खाली लिक्विड क्रिस्टल बोला है। तो अगर आपको ये पता है तो पूरा तो हाँ बोलो, बी के साथ क्या होगा, एलसीडी का, हाँ फर्स्ट हो जाएगा. एलसीडी का फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द लाइट, क्या लिखा है, मॉड्यूलेटिंग हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. अब एलईडी क्या बोला है, एलईडी मतलब क्या होता है, आपका लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो होती है, चारों में से अगर मिलाओगे तो सेकंड पर क्या बोला है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस एन एरे ऑफ लाइट
एमिटिंग डायोड एज ए पिक्सल। हालांकि अगर आप खाली नाम भी जानोगे ना, फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, तो भी निकल जाएगा। क्या बोला है, देखो, एमिटिंग डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड बोल के रखा है ना, तो ये एलईडी का पूरा फुल फॉर्म भी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो क्या होगा, सी के साथ क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब सी के साथ सेकंड, अब देखो, अब आपके पास, आपने क्या बी के साथ क्या पाया, आपने फर्स्ट, और सी के साथ सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। तो क्या कट गया, बी कट गया, सी कट गया। सी कट गया। अब अगला अगला देखो क्या है, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या होती है, लेजर प्रिंटर आपका ड्रॉपलेट से काम करता है, आप जानते ही हो। जो लेजर प्रिंटर होती है, ड्रॉपलेट्स ऑफ ड्रॉपलेट, इंक आर ये है ना, प्रोपेल्ड ऑन इनटू पेपर। डी का सी। डी का क्या हो डी का जाएगा थर्ड। आपका, डी का थर्ड। थर्ड हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए का, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए करेक्ट होगा कि डी करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा ना सर। देखो क्या बोला है, लेजर प्रिंटर और इंजेट प्रिंटर। इंजेट प्रिंटर किस पे काम करता है, इंकजेट प्रिंटर। ये ड्रॉपलेट ऑफ इंक जो होती है, इंजेट प्रिंटर पहले आता था ना, बोलो क्या होता है तो ये इसमें, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर प्रोपेल्ड इनटू पेपर, ये ए का थर्ड, ए का थर्ड हुआ ना सर। एक मिनट, ए का थर्ड हो। एक सेकंड, ड्रॉप इंजेट प्रिंटर, हाँ एक था हो जाएगा। ए का जो होगा आपका, ए का थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इंजेट प्रिंटर बोला है ना, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो होती है इंजेट प्रिंटर के साथ होता है। ए का थर्ड हो जाएगा। और बी का जो है आपका एलसीडी, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो पहले। और सी का जो है आपका एलईडी, तो सी के साथ आपका सेकंड, जो पहले बोला था, फ्लैट पैनल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और लेजर प्रिंटर क्या होती है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज पावर होती है, तो लेजर प्रिंटर ये टी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक हैज इज मेनली कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए है अल्ट्रा फाइन साइज पर्टिकुलर मैटर, ऑप्शन बी है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक हैजर्ड जो होती है, ये प्राइमरी आपके कॉस्ट होती है किसके किसके जरिए, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। ये पार्टिकल क्या करता है आपका, एक्चुअली आपका नेचुरल रिसोर्सेज से पैदा होता है ये, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, डस्ट हो गया, फिर आपका जो पोलेंस होते हैं उससे हो गया, या इंसान की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे आप फॉसिल फ्यूल इत्यादि हो गया ना, आपका जो फॉसिल फ्यूल से होती है, इसका उसका जलाना, बर्निंग करना, इस सबसे ये आपका पैदा होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, नैनो स्केल मेटेलिक एंड bimetallic particle can efficiently remove common water pollutants such as polychlorobenzene (PCB), organochlorine, pesticides and halogenated organic solvent। ये आपका स्टेटमेंट वन है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। स्टेटमेंट टू क्या बोला है,
nano scale metallic and bimetallic particle cannot reduce heavy metal such as nickel, arsenic, mercury, etc. अब इसके बाद आपको बोलनी है कि बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट, या पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, या पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। बताओ। Nanoparticle metallic and bimetallic particle can efficiently remove common तो water सही लग रहा pollutants। है, नैनो स्केल मेटेलिक एंड बायोमेट्रिक पार्टिकल्स कैन एफिशिएंटली रिमूव कॉमन वाटर फ्लोरेसेंस। सर हाँ, ये आपका करेक्ट जो लग रहा है फर्स्ट। एक्चुअली जो नैनो स्केल पार्टिकल आपका जो मेटेलिक और बायोमेटेलिक पार्टिकल्स होती हैं, ये आपका जो बताया गया है कि हैव बीन रिमूव फ्रॉम द हैव बीन nanoscale metallic and bimetallic particles can efficiently remove common water pollutants such as PCB, polychlorobenzene। ये अगर केमिस्ट्री में आप जाओगे तो ये देखोगे आप कि वेरियस जो आपका जो पॉल्यूशंस होती है पानी के में आपका पानी से निकाल आपका मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनमें से ये सारे कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, कुछ आपका जैसे आपका पीसीबी हो गया, और कुछ आपका हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये सारे के लिए काम करता है। तो ये तो करेक्ट है आपका फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोल रहा है? नैनो स्केल मेटेलिक एंड बायोमेटेलिक पार्टिकल कैन नॉट रिड्यूस हेवी मेटल्स सच एस निकल, आर्सेनिक, मरकरी एटसेट्रा। तो ये भी सही है। नैनो स्केल बोल रहे हैं ना? नैनो स्केल मेटेलिक एंड बायोमेट्रिक पार्टिकल्स कैन नॉट रिड्यूस हैवी मेटल। हैवी मेटल रिड्यूस करते हैं। इसको जो रिड्यूस करने के लिए जो आपका हैवी मेटल कैन होते नॉट हैं, जैसे रिड्यूस। कि हाँ आर्सेनिक तो हो इसका गया, ये निकल हो गया, मरकरी हो गया, एडिशनली हम्म, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है? नैनो स्केल मेटेलिक एंड बायोमेटेलिक पार्टिकल कैन नॉट रिड्यूस बोला है। इसमें कैन नॉट रिड्यूस। कैन नॉट बोला है, लेकिन एक्चुअली हकीकत में क्या होता है कि ये काम करता है, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। ये अच्छा आपका रिड्यूस करता है। रिड्यूस कर देता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है, अगर आप कैन नॉट वर्ड को इग्नोर कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसमें कैन नॉट बोला है, तो ये क्या इनकरेक्ट हो गया। एक्चुअली करता है अच्छा ये, जो आपका जो हैवी मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं उसको भी रिमूव करता है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason R. आपको बतानी है। assertion में क्या दिया है? The change in sea level at any coastal location depends on the sum of global, regional and local factors. Reason R क्या बोला है? Therefore, the global means sea level rise translate into an uniform rise in sea level around the world. अब इसके बेसिस पे आप ऑप्शन ए है आंसर देनी है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सी है ए इज करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट। डी है ए इज नॉट करेक्ट आर इज करेक्ट। अब इनमें से बताएं कि आपको कौन सा सही लगा। आवाज कहाँ से आ रही है? एक्स्ट्रा आवाज की। The change in sea level at any coastal location depends on the sum of global, regional and local factors. तो आपको बताने के क्या ये सही है? Change in sea level at any coastal location depends on sum of global, regional and local factors. तो ये ये सही तो है, सही लग रहा है, मतलब बिल्कुल पार्ट सही ए है। तो सही लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा ये रीजन जो दे रहा है इसका ए का करेक्ट है कि नहीं है। देयरफॉर ए ये करेक्ट है ना सर? ये तो करेक्ट है, क्योंकि सी लेवल पर जो आपका जो कोस्टल होते हैं जिसका लोकेशन, ये डिपेंड करता है ग्लोबल, रीजनल और लोकल फैक्टर्स पर, इसलिए पहला पार्ट सही है। आर क्या बोला है? ये जो बोला है कि आर में बताया जा रहा है कि द ग्लोबल मीन्स
the global mean sea level rise translate into uniform rise in sea level around the world. तो ये सही आपको सही लगता है? ये कैसे करेक्ट होगा? ग्लोबल मीन सी लेवल, ये कभी भी आपका जो आप कह सकते हैं कि डज नॉट ट्रांसलेट इनटू यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो नहीं होता ना सी लेवल पे, हर जगह होता है क्या? अगर यूनिफॉर्म होता नहीं तो होता। सारा चीजें एक साथ ही होता। तो क्या होगा? ए इज करेक्ट बट बट आर इज आर नॉट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट, इसका रीजन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 39 ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स। ऑप्शन ए है डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। ऑप्शन बी है इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। सी है डू नॉट चेंज ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। डी है इंक्रीज द टेम्परेचर इन वाटर। तो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जो होती है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होती है। ये डिकम्पोज होती है किसके जरिए? आपका एरोबिक, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया होती है। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया जो पानी में होती है उसके जरिए ये बैक्टीरिया कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर को। ये साथ साथ उसके साथ में जो ऑक्सीजन होता है उसको भी लेता है पानी से। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब उस ऑक्सीजन को जो बैक्टीरिया ले लेगा और इतने सारे बैक्टीरिया जब रहेगा, मतलब बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल पर पानी में। इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर। कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। मैच करनी है अगले क्वेश्चन में। लिस्ट वन में दिया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको शॉर्ट फॉर्म है एसडीजी। इसका नंबर दिया गया है। लिस्ट टू में है कि गोल क्या था, तो आपका बतानी है। उसके बाद नीचे इसको ए बी सी डी है तो यहाँ पे आप ए लिख दो यार, मतलब मिस है ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। अब आप बताओ, इसमें लिस्ट टू में दिया गया है। लिस्ट वन में आपका एस डी जी 2, एस डी जी 3, एस डी जी 6, एस डी जी 11। और लिस्ट 2 में है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सेकंड है आपका जीरो हंगर। थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और फोर्थ है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सर ये जो एसडीजी दिया हुआ है 2, 3, 6 एंड 11, ये यानी कि आपको उस याद टाइम पे करने ये पड़ेंगे। वाले गोल थे इनके, ये हाँ याद करने एस डी जी, पड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, एसडीजी के साथ गोल के साथ कौन सा क्या है होता है आपको पूरा, मतलब सारी चीज आपको याद रखना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। जो एसडीजी आपका, इसे जो 2 है, एसडीजी 2 का मतलब ये था कि जो एक समय था कि बहुत भुखमरी बहुत ज्यादा था, तो जीरो हंगर करने के लिए कोशिश की गई थी, तो इसके साथ 2 का होगा। तो आपका एसडीजी 2 का संबंध जीरो हंगर से है, तो ए के साथ क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो ए के साथ 2 कहाँ कहाँ पर है? सी में है और डी में है। तो ए कट ये गया। और भी कट जाएगा। फिर एस डी जी 3 है, तो एस डी जी 3 में आपका जो इसका संबंध क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसका मतलब जो टारगेट था डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपका नंबर दिया गया था एस डी जी 3। एस डी जी 3 में ये आपका मतलब लक्ष्य रखा गया था कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो क्या होगा? बी का थर्ड हो जाएगा। तो सी और डी दोनों में है। फिर आपका आता है एस डी जी 6। तो एस डी जी 6 के साथ जो है उसमें लिखा गया था कि साफ पानी मिले और आपका मतलब सैनिटेशन अच्छी हो, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
उसके बाद मतलब अलग अलग जगह पे जो शौचालय इत्यादि जो मतलब जो बनाया गया है सब चीजें। तो SDG 6 का संबंध किससे है आपका? सी का संबंध फोर्थ से है। तो फोर्थ कहाँ पर है? सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका SDG 11 है, इसका संबंध था। सर ये इतने ही है क्या? नहीं नहीं, है और ज्यादा है, लेकिन आप इसको याद करने, यहाँ पे जितना दिया है उसको बता रहा हूँ। SDG 11 जो है वो आपका इसका सस्टेनेबल संबंध था सिटीज सस्टेनेबल एंड सिटीज एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज। तो इसको आप याद कर लेना सारा चीजें को। फिर आपका इसका मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPARC? ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशन। आप ऑप्शन देख के बोलने की कोशिश करें कौन से होंगे। इसका पूरा नाम क्या होती है? इसका नाम होती है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी जितने हैं वो रॉन्ग है। आप इसको, अगर आपको आता है तो अच्छी है, नहीं आता है, नहीं आता है, तब इसको याद कर लो। ये सर नहीं पूरा आता नाम था। है स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये आपको इनिशिएट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के जरिए, मतलब भारत सरकार के द्वारा। इसका एम था कि रिसर्च, आपका जो शोध के जो आपका जो इकोसिस्टम है इंडिया का, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें उसको बेहतर करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन और दुनिया में जितना अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनके साथ आपस में कोलैबोरेशन करने के लिए। इसका पूरा नाम क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब NEP 2020, इंडिया विल बी, क्वेश्चन 42 कर रहे हैं, India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as, नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है इकोनॉमिक, ऑप्शन ए है इकोनॉमिक पावर, ऑप्शन बी है नॉलेज इकोनॉमी, ऑप्शन सी है विश्व गुरु, ऑप्शन डी है शिक्षा गुरु। नॉलेज इकोनॉमी। इतना आप ऐड देखते हो, भारत को विश्व गुरु बनानी है, विश्व गुरु बनानी है, क्या बताते हो? अकॉर्डिंग टू विश्व द, गुरु। और क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा गया है 2020 में जो रखा गया है, ये एम रखा गया था कि इंडिया जो, मतलब इंडिया को ऐसा होना चाहिए ये प्रमोट करने के लिए कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन जो प्रीमियम बहुत अच्छे से अच्छा आपका, पहले क्या था, भारत विश्व गुरु पहले नहीं था। हमारे सरकार इतना कोशिश कर रही कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु मतलब क्या होती है? जो शिक्षा देता है सबको। तो शिक्षा हम्म। कैसे होंगे? पहले शिक्षा कैसे होती थी? पहले शिक्षा में कोई ऐसा कुछ नहीं होता था कि मतलब पैसा पे करने पड़ेगा ऐसा। बाद में गुरुदेव अपनी मतलब इच्छा से दक्षिणा मांग लेते थे, लेकिन क्या होता था, वो सारे एक साथ अध्ययन करते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति में यह कोशिश की गई है कि प्रीमियम एजुकेशन, बहुत अच्छे से अच्छे क्वालिटी एजुकेशन और सस्ते में, अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे कि उससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग भारत पढ़ने आएंगे तो यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा सबको। तो क्या हो जाएगा, टीचर ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, यानी विश्व गुरु बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही सही होगा? ऑप्शन सी। थोड़ा मतलब नॉर्मल आज के युग से थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना तो भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है। सोचो, चार ऑप्शन पढ़ते नहीं हो ठीक से। इकोनॉमिक पावर, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी आपने कब पढ़ लिया? शिक्षा गुरु, ये भी आपने कहाँ पढ़ा आपने, मतलब उस लेवल पे। विश्व गुरु का आपने बहुत सुना होगा। ओके, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIPE? तो चार ऑप्शन, A B C D, चार ऑप्शन आपके पास है।
इसका सही आंसर है आपका नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी। तो ये मालूम था। नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। बाकी बाकी तीनों रॉन्ग है, बाकी तीनों मैंने रीड नहीं किया। तो ये आपका इंडियन एजुकेशन जो आपका जो भारतीय जो शिक्षा पॉलिसी है, इसके लिए आपका बनाया गया था इसमें कि नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये आपका इंडिया का जब एम्फेसाइज है कि इंटीग्रेटिंग करना वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में ले जाने के लिए 2020 अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग उसके लिए बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर। भारत सरकार ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये किस साल स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1971। तो सही आंसर क्या होगा? 1971। इसको याद कर लेना। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1971। हाँ, ये एस्टैब्लिश किए गए थे, याद रखना, मई 1971 में, कि प्रमोट करने के लिए नया एरिया, नए क्षेत्र को ढूंढ निकालने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और जिससे ये महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता हो जो नोडल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आपका ऑर्गेनाइजिंग। आप कह सकते हैं कि इसमें पूरा बताया गया था कि नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज, इसके लिए हमारे देश में डेवलप करने के लिए। तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट्स? वेदास, ब्रह्ममानस, उपनिषद, धर्मसूत्र। सर वेद तो है। आपको एक चूज करनी है, क्या पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो? वेद, उपनिषद, The ब्रह्म। ancient system of education in India included education in which of the following ancient एंशियंट टेक्स्ट। texts? Vedas, ब्रह्ममानस, उपनिषद, धर्मसूत्रस। सर एक वेद सही लग रहा है, धर्मसूत्र भी लग रहा है, उपनिषद। ये ब्रह्मांड क्या होता है? वो एक बात है। तीन तो लग रहे हैं सर, ये नहीं लग रहा भी। सर जैसे वेद सही है तो वेद देखेंगे ना किस किस में है। नीचे आपका कोड भी तो दिया है ना, कोड से चूज करो ना। मेरे को सी लग रहा है सर। अच्छा एबीसीडी भी है। कौन से होंगे? सी लग रहा है सर मेरे को। कौन सा नहीं लग रहा है आपको? बी वाला नहीं लग रहा, हो भी सकता हो पर बी नहीं समझ में आ रहा। ये चारों ही है। चारों ही है। हम्म। पहले का जो आपका जो एंशियंट एबीसीडी। सिस्टम में एजुकेशन जो है एबीसीडी। इंडिया का, हाँ, जो इसमें वैरायटी ऑफ टेक्स्ट आपका, जिसमें वेद भी था, ब्रह्ममानस था, उपनिषद था और धर्मसूत्र था। वेद को वो सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट था ये, और सबसे महत्वपूर्ण आपका हिंदू स्क्रिप्चर्स में से है। और ब्रह्ममानस ये आपका कमेंट्रीज था वेद पे जो आपका जो कमेंट्रीज भाष्य लिखते हैं उसके उसके लिए हम ब्रह्ममानस था ये। अच्छा। और उपनिषद और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो होती है वो एक्सप्लेन करता है एक जो धारणा को, कॉन्सेप्ट्स को, किसमें आपका
जो ब्राह्मण यानी अल्टीमेट रियलिटी, जो ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या होती है? एक ब्रह्म होती है, एक ब्रह्मा होती है, एक ब्राह्मण होती है। तो हम ब्रह्मा भी नहीं बोल रहे, ब्राह्मण भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे ब्रह्म बोल रहे हैं। तो ब्रह्म का मतलब होती है अल्टीमेट रियलिटी। और जो आत्मा होती है, मतलब सोल, या अपने मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग, ब्रह्म को प्राप्त करना, इसके बारे में हम बात करते हैं। और धर्मसूत्र जो होती है टेक्स्ट करता है अलग अलग आपका जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, इसको धर्मसूत्र होते हैं, ये सारे मिला करके। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? जी सर। फिर आपका एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना आप। और जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़ा धीरे पढ़ते हैं, और एक एक लाइन को माइंड पे रखते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत तेज पढ़ के चले जाओगे और इसको याद नहीं रहेगा, तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन किस लाइन से पूछे गए थे। इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, और जब दोबारा पैराग्राफ पढ़ोगे तो फिर से आपको उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहली बार पढ़ो और बहुत ध्यान से पढ़ो, कि हर लाइन हर वर्ड आपके माइंड पे 5 क्वेश्चंस करने तक आपके माइंड पे एकदम पूरा स्टोर रहे, यहाँ तक कि बाद में भी आपको याद रहे, क्योंकि पैराग्राफ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो 46 से 50 तक के लिए पैराग्राफ दिए गए हैं। अराउंड द एज ऑफ 2, चिल्ड्रन हैव ए सेंस ऑफ इंटेंशन, at least of their own intentions. They will announce, I want peanuts butter sandwich. वो बच्चे बच्चे बोल सकते हैं कि मुझे पीनट बटर सैंडविच चाहिए। As children develop a theory of mind, as children develop a theory of mind, they also can understand that people have intentions of their own. Older preschoolers who get along well with their peers can separate intentional from unintentional action and react accordingly. For example, they will not get angry when another child accidentally knocks over their block tower. But aggressive children have more trouble accessing intention. They are likely to attack anyone who topples their tower, even accidentally. जो एग्रेसिव बच्चे होते हैं उनके लिए बताया जा रहा है। As children mature, they are more able to access and consider the intentions of others. With a developing theory of mind, children are increasingly able to understand that other people have different feelings and experiences, and therefore may have a different viewpoint of perspective. This perspective taking ability develops over time until it is quite sophisticated in adults. Being able to understand how others might think, feel is important in fostering cooperation and moral development, reducing prejudice, resolving conflicts, and encouraging positive social behaviors in general. Some coaching in perspective taking from the teacher might help if children mistreat peers, and mistreatment is not part of a deeper emotional or behavioral disorders. इसके बिहाफ पे आपने आपने मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, ताकि आप लोग अच्छे से हर लाइन को आप समझ सको, या आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हो, या अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो, या पेपर से सर भी कर एक बार सकते हो। थोड़ा सा ऊपर दिखाइए ना।
आप क्वेश्चंस आएंगे उससे आप लिंक कर लोगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? Children of which of the following ages would generally have the best perspective taking ability? 3 year, 8 years, 3 years, 8 years, 13 years, 18 years. पैसेज में क्या बोला 18 है? years. हाँ, इसमें ये बोला, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि द पर्सपेक्टिव टेकिंग एबिलिटी डेवलप्स ओवर टाइम एंड बिकम क्वाइट सोफिस्टिकेटेड इन एडल्ट्स। तो एडल्ट कब बनते हैं? नॉर्मली एडल्ट बनने का एज क्या होती है? 18 18 ईयर्स। years. तो इसका मतलब ओल्डर इंडिविजुअल क्या करेंगे? वो आपका बेटर पर्सपेक्टिव कब होगे? जब वो 18 साल के हो जाएंगे, यानी जो एडल्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आपने इसको ऐसे अच्छे से किया आपने, तो क्या हुआ? ज्यादा कुछ ट्रबल आया? नहीं आया, आंसर आ गया। नहीं. फिर आपका ऑप्शन क्वेश्चन 47 में आपको स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट इसी पैसेज में से ही है। क्या बोला गया है? एग्रेसिव चिल्ड्रन they can assess intention of others with ease। एंड स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है? डिफरेंट persons may have different view points। तो ये 47 हम कर रहे हैं। तो आप बताओ इसमें क्या होंगे? वो पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा ऑप्शन बी है पहला बोथ आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट बोथ करेक्ट है, ऑप्शन बी है बोथ इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी है पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। सर दोनों ही सही है, एक बार फिर से पढ़ा तो था, फिर भी अग्रेसिव चिल्ड्रन कैन एक्सेस इंटेंशन ऑफ इसमें अदर बोला विद ईज। aggressive children can access intention of others is with ease। इसे बोला है पैसेज में कि aggressive children have more trouble accessing intention, ये मेंशन है। ये देखो, but aggressive children have more trouble, है ना? तो अगर उसको ज्यादा ट्रबल हो रही है, पैसेज में ले के रखा है, तो फिर पहला कैसे करेक्ट होगा? इसमें तो आसान, इसमें क्या बोले? इसमें बोले बहुत आसानी से कर सकता है, तो गलत हो ना? हाँ ट्रबल है हाँ, इसका मतलब आसान हो गया ना। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? डिफरेंट पर्सन मे हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये सही है। हाँ, क्योंकि पैसेज में ऑलरेडी ये नहीं कि हम नॉर्मली हमें लगता है, इसमें बोल के रखा है। पैसेज को रीड करके ही अपन पढ़ना है, वो हाँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया कि इसका मीन्स आसान होगा, वहाँ ट्रबल बताया है। पैसेज में क्या बोलेगा? डिस्कस एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड which includes understanding that different people may have different viewpoints। तो अकॉर्डिंग टू, हाँ, जब भी हम देखते हैं कि हम अपने राय कुछ भी नहीं रखेंगे, जो इसमें दिया रहेगा उसी को हम लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। आप देखो इसमें बोल के रखा है मे हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ये हम अपने से कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखो पैसेज में किया हुआ है। हाँ, पीपल हैव डिफरेंट फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस and therefore they may may have have a different view. different viewpoints। तो क्या हो जाएगा? कौन से करेक्ट होंगे 47 में? फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। डी करेक्ट। 48 understanding how others feel is important in
आपका स्टेटमेंट है डेवलपिंग एम्पैथी, रिड्यूसिंग प्रीजुडिसिंग और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एनकरेजिंग सेल्फिशनेस, एनहेंसिंग कोऑपरेशन। इसके बाद कोड दी गई है ABCD। तो बताओ, देखो पैसेज में भी उन्होंने आपका स्टेटमेंट और कोड के साथ मतलब बनाए हैं। तो कौन से करेक्ट होंगे? वो 48 पैसेज में वो वर्ड आए हुए हैं ना। हाँ, ABCD ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आपका ABCD, फिर आपका ऑप्शन बी है BCDE, ऑप्शन डी है ABD और E। तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता उसको आप पॉइंट कर लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवलपिंग एम्पैथी में से 5 जो दी गई है, 5 में से कौन सा? अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर फील इज इम्पोर्टेंट इन, दूसरे क्या फील करता है ये किसमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं हो सकता? सर वो तो उसे पैसेज में से ही है ना पूरा। हाँ हाँ, पूरा पैसेज में से ही है। आप अगर पांचों को पढ़ोगे तो क्या नहीं हो सकता? डी नहीं हो सकता। एनकरेजिंग सेल्फिशनेस, स्वार्थ के एनकरेज करने, ये कहीं दिया है पैसेज में? कहीं नहीं दिया है। हम्म। तो डी जहां जहां भी है काट दो। ए कट गया, और ए कट जाएगा। सी कट सी गया। कट गया, डी कट गया, क्या बचा? बी। कितने बी। आसानी से निकल गया बोला आंसर। हम्म। जबकि दूसरे तरीके से करोगे तो आपको हो सकता है कि लग रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हम्म। लेकिन इस पूरे पैसेज में कहीं पे नहीं बोला गया है एनकरेजिंग सेल्फिशनेस, ये कहीं नहीं बोला गया है। हम्म। तो और अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर फील इज इम्पोर्टेंट इज, ये महत्वपूर्ण कहाँ पर है? अरे, सेल्फिशनेस को एनकरेज करने के लिए दूसरा क्या मतलब, दूसरे का फीलिंग क्या है ये हम कहाँ सोचते हैं? अगर ये सोच लेंगे तो हम सेल्फिश कैसे होंगे? सेल्फिश तो हो ही नहीं पाएंगे। जो स्वार्थी होते हैं उसको तो उनको क्या होता है, उनका अपना ही पड़ा रहता है। अगर वो दूसरे का भी सोच ले कि हाँ दूसरे को इससे क्या असर पड़ेगा, तब तो कोई स्वार्थी हो ही नहीं पाएगा ना, सेल्फिशनेस कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। हम्म। दया आ जाएगा ना, ममता आ जाएगा, दया आ जाएगा, जितने अच्छे गुण आ जाएंगे ना। ओके, 49। और हमें अपने नॉलेज से अप्लाई भी नहीं करनी है, ये हाँ, पूरा पैसेज पैसेज से ही लेनी बोल है। रहा है। हाँ, 49, given below are two statement, one is labeled as assertion, other is reason। बाकी आपको पता ही है कैसे करना है। पहला ऑप्शन होता है बोथ करेक्ट एंड सही व्याख्या है, दूसरा होता है आपका बोथ करेक्ट लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, तीसरा सी ऑप्शन होता है ए करेक्ट आर रॉन्ग, और डी ऑप्शन होता है ए रॉन्ग आर करेक्ट। एसेशन क्या है? ओल्डर प्री स्कूलर्स हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग along well with their peers as compared to young preschoolers। और रीजन क्या बताया गया है? ओल्डर प्री स्कूलर्स जनरली हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशंस ऑफ अदर्स। सर एक बार पैसेज दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं दिया मैंने। देखो यहाँ पे लिखा था साफ साफ, ओल्डर, यहाँ देखो Older preschools who get along well with their peers can separate tension। ये दिया हुआ है। ऑलरेडी गिवन है, हम्म। नीचे भी गिवन है। ओके, अब आ जाओ आंसर्स में। क्या होगा? ओल्डर प्री स्कूलर हैव बेटर चांस ऑफ गेटिंग, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? अरेशन ओल्डर, तो ठीक है, असर्शन। हाँ, रीजन क्या बोला है? ओल्डर प्री स्कूलर्स जनरली हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशंस ऑफ अदर।
मतलब इसका रीजन भी सही बोल रहा है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। देखो कितना ग्रोथ हो गया ना, कितना अच्छा आप समझ पा रही है, कम टाइम में समझ पा रही है आप। हम्म, ओके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में है। पहला ऑप्शन में है दोनों करेक्ट है, ऑप्शन बी है दोनों इनकरेक्ट है, और ऑप्शन सी है पहला ये बोल करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट है। तो इसमें बोला a स्टेटमेंट 2 years old child is likely to have a better understanding of his own intention than those of others. एज ऑफ 2 में वो कैसे समझेगा? नहीं, एज ऑफ टू में कैसे समझेगा ये नहीं, आपको पैराग्राफ से देखने होंगे। हम्म, क्या बोला है इसमें? ए 2 years old is likely to have better understanding of his, क्या बोला, पूरा लाइन पढ़ो। ओन इंटेंशन, अपना खुद का इंटेंशन, देन दोज ऑफ हम्म, अदर्स। हम्म, एक छोटा बच्चा अपने इंटेंशन को ज्यादा बेहतर समझता है ना, दूसरे से दूसरा कैसे समझेगा कि उसको हाँ, क्या चाहिए। ये स्टेटमेंट बोला हुआ स्टार्टिंग की लाइन बोली हुई है पैसे शुरू होने पर ही। हाँ, क्योंकि यार छोटा बच्चा अपने खुद का ही समझता है ना। या हाँ, फिर मतलब ये देखो, अराउंड द एज ऑफ 2, पहला लाइन हाँ, देखो, चिल्ड्रन हैव सेंस ऑफ इंटेंशन एट लीस्ट ऑफ देयर ओन इंटेंशन। है ना। हम्म, मैंने क्या बोला था, हर लाइन को याद रखना। नहीं तो वो एज ऑफ 2 याद था, स्टार्टिंग में कहा गया था, ये भी याद था। हाँ, अब आगे क्या बोला है? इट इज ऑलवेज हेल्पफुल हाँ, इट इज It is ऑलवेज, always helpful to बोलो coach बोलो। a child a perspective taking of child his habit and mistreating others because of some behavioral or disorder. बिहेवियरल डिसऑर्डर, तो हाँ, ये तो नहीं है इस जगह पे। तो ये पैसेज जो दिखाता है आपका, कि पहले आपने पैसेज में देखा ये हमने, नहीं लिखा है। कि 2 साल तो, का जो आपका डेवलप करता है ये अपना इंटेंशन, इसका मतलब क्या, हाँ, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया। और हाँ, पैसेज में ये मेंशन दिया गया है कि सम कोचिंग इन पर्सपेक्टिव टेकिंग माइट हेल्प children who mistreat peers, but specifies that this is true only if the mistreatment is not part of the deeper emotional of behavioral disorder। देखो, है ना, हाँ, लास्ट लाइन देखो, हम्म, ये सम कोचिंग देखो। some coaching। तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आपका Statement इनकरेक्ट हो 1। जाएगा, खाली स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला है इट इज ऑलवेज हेल्पफुल टू ए कोच, ऑलवेज नहीं बोला है यहाँ पे, ऑलवेज नहीं बोला है। हाँ, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? इट इज ऑलवेज। ये देखो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आप पकड़ोगे तो ऑलवेज always बोला, लेकिन स्टेट आपका पैराग्राफ में ऑलवेज बोला है क्या? नहीं बोला। सम कोचिंग बोला है, ऑलवेज नहीं बोला some है। coaching इसका मतलब क्या होगा? स्टेटमेंट 2 to इनकरेक्ट हो गया, is ये करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कौन से होंगे? incorrect। सी करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन। समझ आ गया? हाँ जी सर। ये हमारे पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 11 इसके, दिन में कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इसमें हमने मार्च का हमने कंप्लीट कर लिया, उसके पहले हमने जून का किया था, उसके पहले हम दिसंबर का किया था। और फिर इसके बाद हम अगले क्लास में हम नया पेपर करेंगे। और आप अच्छे से इन सब चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कीजिए। जितना अच्छे से उसको पेपर को सॉल्व कर लेंगे, हर पेपर 7-8 पेपर करने के बाद आप, मैं मतलब 10 पेपर का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं हम पेपर दे देंगे और पूरा पूरा आपसे ही सॉल्व करवाएंगे। अभी तो हम 10 पेपर तक हम आपको असिस्ट करते जाएंगे हर पेपर में, उसके बाद मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा, मतलब लाइव में जो जो रहेंगे। और जब गलत करोगे तब मैं सही कर दूंगा, लेकिन अभी तो मैं शुरू शुरू में मैं ही पूरा सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सब कुछ बता दे रहा हूँ। 10 पेपर तक हम ऐसे करेंगे, मैं सबको समझा दूंगा। 10 पेपर के बाद धीरे धीरे आपको दूंगा करने के लिए कि आप समझाओ, जिससे कि एग्जाम तक आप लोगों का बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। आप सबका धन्यवाद। हम अगले क्लास में नए पेपर थैंक यू सर। नए पेपर